ये है माइजी 29, एक सोवियत लड़ाकू विमान जो 70 के दशक में बनाया गया था। यह विमान हवाई युद्ध में तेज, चुस्त और जानलेवा होने के लिए बनाया गया था। और इस मायने में यह विमान उड़ान भरने, मुड़ने और लड़ने में बेहतरीन है। आज यूक्रेन इन्हीं जेट्स का इस्तेमाल एक आधुनिक युद्ध में कर रहा है, लेकिन अब इन्हें कुछ बिल्कुल अलग करना पड़ रहा है। लंबी दूरी के लक्ष्यों पर सटीकता के साथ हमला करना। यहां हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। यह जेट 1980 में बना था। इसके कंप्यूटरों को जीपीएस का भी पता नहीं है। तो आप इतनी पुरानी मशीन को सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाले नए हथियारों का इस्तेमाल कैसे कराते हैं? खैर, यूक्रेनियों ने इसका हल ढूंढ लिया है और वह एक साथ सरल और शानदार है। आपको एक आश्चर्यजनक कहानी सुनाने दीजिए जिससे आप इसे बेहतर समझ सके, जो इस साल मई में हुई थी। 26 मई की सुबह करीब 5:45 का समय था जब एक यूक्रेनी पायलट एक ऐसे मिशन के लिए तैयारी कर रहा था जो नामुमकिन सा लग रहा था। वह रूसी सुरक्षा सेवा एफएसबी के एक बेस पर हमला करने जा रहा था, और वह भी रूस के इलाके में। उसका निशाना था बेलगोरोड में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का मुख्यालय। मैं किसी साधारण सैन्य बेस या आम गोदाम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस इलाके में पुतिन की खुफिया एजेंसियों के कमांड सेंटर की बात कर रहा हूं। एक बेहद अहम और कड़ी सुरक्षा वाला निशाना। और यहीं से हमारी कहानी रोचक होने लगती है। पायलट ये कारनामा 40 साल पुराने उस मिग 29 का इस्तेमाल करके करने वाला था, जिसमें फ्रेंच बम लगे थे, जो सिद्धांत रूप से उस विमान में काम भी नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने काम किया। अजीब है ना? खैर, इसे काम कराने का राज कॉकपिट के पैनल पर चिपका हुआ था। एक आईपैड, बिल्कुल एक साधारण आईपैड जैसा आप नेटफ्लिक्स या इंटरनेट के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन यह आईपैड एक खास यूक्रेनी सॉफ्टवेयर चला रहा था जो कुछ अद्भुत कर रहा था। यह आधुनिक जीपीएस डेटा को एक ऐसी भाषा में बदलता था जिसे फ्रांसीसी बम समझ सकते थे। ऐसे सोचिए, ऐसा लगता है कि 80 के दशक का वॉकमैन स्पॉटिफाई की म्यूजिक चला रहा हो। यह असंभव सा लगता है ना? लेकिन यूक्रेनी इंजीनियरों ने ठीक यही किया है। आईपैड लक्ष्य के निर्देशांक प्राप्त करता था, अपने खुद के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर का उपयोग नेविगेशन के लिए करता था, और फिर इन सबको एक ऐसे फॉर्मेट में बदल देता था जिसे बम प्रोसेस कर सकते थे। और जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली बात क्या है? ऐसी सैन्य एकीकरण प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से करने में सालों लग जाते और करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते। दूसरी ओर यूक्रेनी समाधान में कुछ हफ्ते लगे और टैबलेट खरीदने में मात्र $500 का खर्च आया। लेकिन चलिए वापस अपने पायलट की ओर लौटते हैं, क्योंकि सुबह 6:15 पर वह सिर्फ 50 मीटर की ऊंचाई पर यूक्रेनी परिदृश्य के ऊपर उड़ रहा था। इतनी कम ऊंचाई पर कि उसके जेट के टरबाइन गेहूं की फसल को हिला रहे थे और पक्षियों को डराकर झुंड में उड़ा रहे थे। वह इतनी खतरनाक ऊंचाई पर क्यों उड़ रहा था? इसका कारण भौतिकी में निहित है, जो कमाल का है। देखिए, रूसी वायु रक्षा प्रणालियां, खासकर प्रसिद्ध S-400 400 किलोमीटर दूर तक लक्ष्यों का पता लगा सकती है और उन्हें नष्ट कर सकती है। परंतु यह तभी संभव है जब वे लक्ष्य को देख पाए, और यहीं पर पृथ्वी की गोलाई आ जाती है।
भले ही रडार अत्यंत शक्तिशाली हो, वह पृथ्वी के पार नहीं देख सकता। 50 मीटर की ऊंचाई पर एक जमीनी रडार का क्षितिज केवल 25 किलोमीटर होता है। इसका मतलब है कि हमारा पायलट रूसियों के बहुत करीब पहुंचने तक पूरी तरह से अदृश्य था, लेकिन वह समय के खिलाफ दौड़ में था। ठीक 3 मिनट में उसे इस अदृश्यता को छोड़ना होगा और सीधे दुश्मन की रक्षा प्रणालियों के निशाने पर आना होगा। विमान में 2 फ्रांसीसी ASM हैमर बम थे, जिनमें से हर एक का वजन 250 किलो था। लेकिन इसे बम कहना लगभग अन्याय है, क्योंकि ASM हैमर असल में एक हाइब्रिड मिसाइल है। मैं आपको फर्क समझा देता हूं। एक साधारण बम बस गिर जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन अपने लक्ष्य तक ग्लाइड करने के लिए पंखों का इस्तेमाल करती है। फ्रांसीसी एयर टू सरफेस मिसाइल में अपना रॉकेट इंजन होता है, जो सारा फर्क पैदा करता है। लॉन्च के बाद यह इंजन चालू होकर बम को लगभग सुपरसोनिक गति तक धकेलता है। यह मोटर चालित उड़ान है, न कि सिर्फ स्टाइल में गिरना, जो इसकी रेंज को 70 किमी से ज्यादा तक बढ़ा देती है। यह इतनी ऊर्जा देती है कि बख्तरबंद लक्ष्यों को भी भेज सकती है। ये बम बहुत महंगे हैं और 70 किमी दूर किसी खास खिड़की के अंदर भी धमाका कर सकते हैं। इसकी सटीकता सिर्फ 1 मीटर है। इस बम को उस सुबह के मिशन के लिए विशेष रूप से चुना गया था। 6:22 पर हमारे पायलट मिशन के सबसे अहम बिंदु पर पहुंच गए। उसने जोर से कंट्रोल स्टिक खींचा और MiG-29 ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी नाक 45 डिग्री ऊपर उठ गई। जी फोर्सेस ने पायलट को सीट से चिपका दिया, जबकि अल्टीमीटर बेकाबू होकर घूम रहा था। 1000 मीटर, 2000, 3000। अचानक कॉकपिट का रडार अलर्ट रिसीवर इलेक्ट्रॉनिक अफरा तफरी में फट पड़ा। रूस के पश्चिमी हिस्से की सभी वायु रक्षा प्रणालियों ने अभी अभी एक दुश्मन फाइटर जेट को सीधे अपनी रेंज में ऊपर उठते हुए पकड़ लिया था। सबसे नजदीकी S-400 प्रणाली, जो बेलागोरोद के दक्षिण पूर्व में स्थित थी, ने अपने फायर कंट्रोल रडार से माइजी को ट्रैक करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में फायर कंट्रोल सिस्टम के पास फायरिंग का समाधान था, लेकिन पायलट के पास एक सरप्राइज बढ़त थी। रूसियों के पास डिटेक्शन से लेकर टारगेट को प्रभावी रूप से एंगेज करने तक 40-45 सेकंड से भी कम समय था, और उनकी प्रक्रियाएं पारंपरिक हमले की प्रोफाइल को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। उन्हें यकीन नहीं था कि यूक्रेन ऐसा पागलपन करेगा। पायलट ने 5000 मीटर की ऊंचाई पर लॉन्चिंग पॉइंट पर पहुंच लिया। आईपैड पर फायरिंग के लिए सबसे अच्छे पैरामीटर दिख रहे थे। जैसे ही AESM बम पंखों से अलग हुए, 2 तेज धमाकों ने फ्यूजलाज को हिला दिया। तुरंत ही उसने विमान को उल्टा घुमा दिया और जोर से खींचा, एक ऐसी चाल दिखाते हुए जो प्रथम विश्व युद्ध में इस तकनीक के आविष्कारक को भी प्रभावित कर देती। MiG-19 ने आकाश में मोड़ लिया, ऊंचाई को गति से बदलते हुए वापस नीचे की सुरक्षित उड़ान में गोता लगाया। उसके पीछे दोनों बम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उनके रॉकेट इंजन एक चमक के साथ जल उठे, उन्हें बेलागोरोड की ओर बैलिस्टिक छाप के साथ तेजी से आगे बढ़ाते हुए। जीपीएस रिसीवर सैटेलाइट संकेतों पर लॉक हो गए, जबकि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम हर छोटे विचलन को माप रहे थे। अब बम अपने आप उड़ रहे थे, हर सेकंड सैकड़ों सूक्ष्म सुधार कर रहे थे, ताकि वे अपनी पहले से प्रोग्राम की गई समन्वय स्थलों को बिल्कुल सटीकता से मार सके। पायलट द्वारा अभी किए गए मैन्यूवर का नाम टॉस बॉम्बिंग है। इसे शीत युद्ध के दौरान विकसित किया गया था, जब परमाणु बम वर्षक लड़ाकू विमानों को बम गिराने के लिए अपने लक्ष्यों के ठीक ऊपर से उड़ान भरने की जरूरत नहीं थी। भौतिकी सरल है, तेज कोण पर ऊपर चढ़ो, बमों को ऊपर की ओर जाती हुई दिशा में छोड़ो और फिर भाग जाओ।
जबकि गति बमों को लक्ष्य तक ले जाती है। सिद्धांत में यह आसान है, लेकिन व्यवहार में पागलपन है, खासकर आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ। रूसी प्रतिक्रिया तेज थी, लेकिन बेकार। 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें अपनी लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से उड़ान भरी। वे माइजू 29 को रोकने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन जेट पहले ही पेड़ों की ऊंचाई तक वापस आ चुका था। वह घर लौटते हुए बचाव भरी चालें कर रहा था। इंटरसेप्टर, जिन्हें ऊंचाई पर उड़ने वाले बम वर्षकों को गिराने के लिए बनाया गया था, वे जमीन से चिपके हुए लक्ष्य को ट्रैक नहीं कर सकते थे। वे बिना किसी नुकसान के ऊपर से निकल गए। उनकी प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को खाली आसमान के अलावा कुछ नहीं मिला। और यही है असली मुद्दा। S-400 में एक घातक कमजोरी थी। अपनी सारी उन्नत तकनीक के बावजूद यह सिस्टम अचानक सामने आने वाले कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को पहचानने से लेकर उन पर कार्रवाई करने तक लगभग 10 सेकंड का समय लेता था। सबसे पहले सर्च रडार को खतरे का पता लगाना और उसकी पहचान करनी होती थी। फिर फायर कंट्रोल रडार को लॉक करना और फायरिंग सॉल्यूशन तैयार करना होता था। खुद मिसाइल को लॉन्च कमांड से ट्रैक छोड़ने तक 3 सेकंड लगते थे और फिर लक्ष्य तक पहुंचने का उड़ान समय भी होता था। ऊंचाई पर उड़ने वाले बॉम्बर्स या पूर्वानुमानित मार्ग वाले क्रूज मिसाइलों के खिलाफ यह प्रक्रिया पूरी तरह से काम करती थी। लेकिन अगर सामने फाइटर जेट होता जो टॉस बॉम्बिंग जैसी तेज चाल चलता, तो यह प्रक्रिया बेहद धीमी और विनाशकारी साबित होती थी। और अधिक बुरा यह था कि S-400 को बड़े विमानों और मिसाइलों के लिए अनुकूलित किया गया था, न कि छोटे गाइडेड बमों के लिए। इंटरसेप्टर मिसाइलें विशाल हथियार है, जिन्हें बॉम्बर विमानों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि सटीक हथियारों को रोकने के लिए सर्जिकल उपकरण के रूप में। दो मिनट से भी कम समय में बम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। बेलगोरोद के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस अधिकारियों को इस घटना का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उनकी ओर स्मार्ट बम छोड़े गए, जो उनकी नजर से परे सैटेलाइट्स द्वारा निर्देशित और अरोग्य तकनीक से लैस थे। 6:27 पर पहली आर्मामेंट एयरसोल मॉड्यूलर हैमर बम ने फेडरल सिक्योरिटी सर्विस मुख्यालय की छत को भेद दिया। फ्यूज, जिसे 25 मिलीसेकंड की देरी के लिए प्रोग्राम किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक सटीकता के साथ उलटी गिनती करता रहा जैसे ही वॉरहेड इमारत की ऊपरी संरचना के माध्यम से नीचे की ओर गया। विस्फोट के समय उसमें मौजूद 87 किलो विस्फोटक माइक्रोसेकंड में ठोस से गैस में बदल गया। शॉकवेव 8000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फैली, जिससे 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच से अधिक की ओवर प्रेशर बनी, जो इमारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन विनाश की भौतिकी तो बस शुरू ही हुई थी। बंद संरचना के भीतर विस्फोट ने परावर्तित ओवर प्रेशर नामक घटना उत्पन्न की। शॉक वेव ने बची हुई दीवारों और फर्शों से टकराकर उछाल मारी, जिससे उसकी विनाशकारी शक्ति दोगुनी तिगुनी हो गई। खिड़कियां सिर्फ टूटी नहीं, बल्कि वे बाहर की ओर फट गई और कांच की बारिश की तरह बिखर गई, जिसे बाद में 300 मीटर दूर इमारतों में भी फंसा हुआ पाया गया। ऑफिस के फर्नीचर प्रोजेक्टाइल्स बन गए। गोपनीय दस्तावेजों से भरी फाइलें धातु के कन्फेटी में बदल गई। दूसरा बम 3/10 सेकंड बाद आया, जो पहले धमाके से 20 मीटर दूर एक जगह पर गिरा। इस समय तक इमारत की संरचनात्मक मजबूती कमजोर हो चुकी थी। सहारा देने वाली दीवारें गायब हो चुकी थी और सहायक स्तंभ टूट चुके थे। दूसरे विस्फोट ने ढहने के कगार पर खड़ी एक संरचना पर अंतिम प्रहार किया। कमजोर हो चुकी संरचना में विनाश एक लहर की तरह फैल गया, जिससे वह हुआ जिसे इंजीनियर प्रगतिशील ढाव कहते हैं। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का मुख्यालय खुद को ही निगलने लगा। चौथी मंजिल तीसरी मंजिल पर गिरकर ताकत के साथ तबाही कर दी। फिर 5वीं मंजिल भी इस गिरती हुई श्रृंखला में शामिल हो गई। हर गिरावट ने इस तबाही को और तेज किया। 5 सेकंड से भी कम समय में जो कभी रूसी राज्य सुरक्षा का 5 मंजिला प्रतीक था, वह धुएं से भरी मलबे और रहस्यों की ढेर बन गया।
इस हमले का महत्व भौतिक विनाश से कहीं ज्यादा है। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस सोवियत केजीबी का उत्तराधिकारी और पुतिन शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, न कि सिर्फ एक कार्यालय भवन। यह पूरे युद्ध में रूसी खुफिया सेवाओं पर पहला हमला था। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह बेलागोरोड में हुआ, जो रूसी क्षेत्र है। रूस के भीतर हुए हमलों का प्रतीकात्मक महत्व अत्यधिक होता है। वे रूसी कथा को सीधे चुनौती देते हैं कि विशेष सैन्य अभियान एक दूरस्थ और पेशेवर संघर्ष है जिसका आम रूसी नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ता। जब हवाई हमले के सायरन बजते हैं और रूसी शहर में इमारतें धमाके से उड़ जाती है, तो युद्ध एक ऐसी सच्चाई बन जाता है जो घर के पास ही हो रहा होता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। यह युद्ध की कीमत बढ़ाने के लिए यूक्रेनी रणनीति का एक जानबूझकर उठाया गया कदम है। रूस के लिए पुतिन को अपने ही क्षेत्र की रक्षा में राजनीतिक पूंजी और सैन्य संसाधन खर्च करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन शायद इस पूरे ऑपरेशन का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि यह क्या दर्शाता है। युद्ध में एक नया युग। अब यह महंगे हथियारों के बारे में नहीं, बल्कि रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता के बारे में है। यूक्रेन ने 40 साल पुराने विमान पर $500 का टैबलेट और $2 मिलियन के फ्रेंच बम लगाकर दुनिया की सर्वोत्तम रक्षा प्रणालियों को चुनौती देने वाली क्षमता विकसित की। और सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि खुद S-400 अब एक निशाना बन गया है। इसके शक्तिशाली रडार अंधेरे में लाइट हाउस की तरह है, जो अपनी लोकेशन यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को भेजते हैं। अब रूस को खुद S-400 की रक्षा के लिए शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संक्षेप में, ढाल को भी सुरक्षा की आवश्यकता है। यह चौंकाने वाली कहानी, जो मई 2025 में घटी थी, दिखाती है कि हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, विषम नवाचार के युग में। दूसरे शब्दों में, छोटी ताकतें जो रचनात्मकता और अनुकूलनशीलता रखती हैं, वे बड़ी और महंगी प्रणालियों को हरा सकती हैं। एक ऐसा युग जहां सॉफ्टवेयर और बुद्धिमत्ता कच्चे हार्डवेयर से आगे निकल जाते हैं। युद्ध का भविष्य अब केवल उन महाशक्तियों तक सीमित नहीं है जिनके पास सबसे बड़ा बजट है। यह उनका है जो सबसे तेजी से नवाचार कर सके, बेहतर तरीके से खुद को ढाल सके और पारंपरिक सोच से बाहर सोच सके। और ये सब एक MiG-19 के डैशबोर्ड पर चिपके आईपैड से शुरू हुआ। अब मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, आपकी राय में आधुनिक युद्ध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महंगा और उन्नत उपकरण होना, या जो आपके पास है उसे रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता होना? मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे सैन्य कहानियां पसंद है। अगली बार मिलते हैं।